हाय गाइस, तो आप लोग देख रहे हो अल्फा केमिस्ट्री क्लासेस और मैं हूं आप लोगों का अनिरुद्ध सर, अनिरुद्ध दा, वॉट एवर यू वांट टू कॉल मी। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स 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 अफेक्टिंग, ठीक है, अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। ठीक है, आज का टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। तो आज हम लोग क्यों ये पढ़ेंगे? क्योंकि एड्सॉर्प्शन का जो बेसिक डेफिनेशन है या फिर बेसिक जो एड्सॉर्प्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। एड्सॉर्प्शन पार्ट 1 पे देख लिया था। फिर एड्सॉर्प्शन पार्ट 1 पे हम लोगों ने देख लिया था एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल क्या है, एड्सॉर्प्शन का रीजन क्या है, एड्सॉर्प्शन क्यों होता है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने पार्ट 1 पे कवर कर लिया था। एड्सॉर्प्शन पार्ट 1 जो वीडियो आया था उसमें हम लोग सारी चीज़ देख लिया था। ठीक है, उसमें हम लोग सारी चीज़ देख लिए थे। ठीक है, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, एड्सॉर्प्शन का रीजन क्या है, एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल क्या है, एड्सॉर्प्शन कैसे होता है, वो सारी चीज़ हम लोग एड्सॉर्प्शन पार्ट 1 पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग चैनल पे वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा और उधर से आप लोग देख सकते हो। ओके, फिर पार्ट 2 पे हम लोग क्या देखा था? पार्ट 2 पे हम लोगों ने देखा था कि एड्सॉर्प्शन का टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या क्या होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन के किसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, एड्सॉर्प्शन का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल क्या है, केमिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल क्या है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, केमिकल एड्सॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल क्या है, केमिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल क्या है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन का डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन पार्ट 2 पे देख लिए थे। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। मतलब एड्सॉर्प्शन कौन कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। ओके, तो एड्सॉर्प्शन जनरली क्या होता है? जब कोई एक चीज जाके दूसरी चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। ठीक है, जब कोई एक चीज जाके दूसरी चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। ओके, जब कोई एक चीज जाके दूसरी चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। जब कोई एक चीज जाके दूसरी चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। जो जाता है, जो जाके चिपकता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जिसके ऊपर जाके चिपकता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। ठीक है, जो जाके चिपकता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जिसके ऊपर जाके चिपकता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। ठीक है, जो जगह पे जाके चिपकता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जिसके ऊपर जाके चिपकता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। जैसे कि हम लोग जब कोई भी चीज़ खाते हैं या फिर हम लोग जब राइस खाते हैं तो राइस का जो दाना है वो हम लोगों के हाथ के ऊपर आके चिपक जाता है, तो राइस है एड्सॉर्बेट और हम लोगों के हाथ के ऊपर चिपक रहा है, इसलिए हम लोगों का हाथ है एड्सॉर्बेंट। जिसके ऊपर आके चिपकता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, और जो आके चिपक रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट। जो आके चिपक रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जिसके ऊपर आके चिपक रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन का फर्स्ट पॉइंट होगा, मतलब कौन कौन सी फैक्टर के ऊपर एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा या फिर एड्सॉर्प्शन का रेट डिपेंड करेगा। ठीक है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट के ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट मतलब जो जाके चिपक रहा है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब जिसके ऊपर जाके चिपक रहा है उसके नेचर के ऊपर भी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, थर्ड डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर। प्रेशर के ऊपर जो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, प्रेशर का पूरा फैक्टर कैसे डिपेंड करता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है, इसका कंडीशन क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिर डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर। ओके, टेम्परेचर का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो ये चार फैक्टर के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। ठीक है, चार फैक्टर के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। चलो पहले पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट के बारे में, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट के बारे में, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट के बारे में चलो पहले पढ़ लेते हैं। ओके, एड्सॉर्बेंट क्या है? जब कोई एक चीज़ जाके दूसरी चीज़ के सरफेस के ऊपर चिपकता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। जब कोई एक चीज़ जाके दूसरी चीज़ के सरफेस के ऊपर चिपकता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। जो जाके चिपकता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जिसके ऊपर जाके चिपक रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। जो जाके चिपकता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जिसके ऊपर जाके चिपक रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। अब नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करेगा? आप लोग अगर सोचो कि इक्वल दो इक्वल कंटेनर पे हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ राइस लिया है। ठीक है, दो इक्वल कंटेनर पे हम लोगों ने इक्वल अमाउंट ऑफ राइस लिया है। ठीक है, ओके।
एक कंटेनर पे मेरा हाथ घुसा रहा हो और दूसरे कंटेनर पे कोई एक 2 साल का बच्चा का हाथ घुसा रहा है, ठीक है। ओके, एक कंटेनर, दोनों कंटेनर में इक्वल अमाउंट ऑफ राइस है, ठीक है, दोनों कंटेनर पे इक्वल अमाउंट ऑफ राइस है, ठीक है, दोनों कंटेनर पे इक्वल अमाउंट ऑफ राइस है। एक कंटेनर, जैसे कि इस कंटेनर पे भी 1 केजी राइस है और दूसरे कंटेनर पे भी 1 केजी राइस है। एक कंटेनर पे मैं अपना हाथ घुसा रहा हूँ और दूसरे कंटेनर पे कोई 2 साल का बच्चा उसका हाथ घुसा रहा है, तो किसके हाथ पे ज़्यादा राइस अटैच होगा? आप लोग आसान तरीके से बोल सकते हो कि सर अगर 2 साल का बच्चा एबनॉर्मल नहीं है तो उसका हाथ बहुत छोटा होगा, तो उसके हाथ छोटा होगा मतलब उसके हाथ पे कम राइस चिपकेगा, और आपका हाथ बड़ा है तो आपके हाथ पे ज़्यादा राइस चिपकेगा, ठीक है, ज़्यादा राइस चिपकेगा। तो हम लोग इससे बोल सकते हैं हाथ तो है एड्सॉर्बेंट, क्योंकि हाथ के ऊपर राइस आके चिपक रहा है, जो चिपक रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जिसके ऊपर चिपक रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। जो आके चिपक रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जिसके ऊपर आके चिपक रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। ओके, तो इधर इस एग्जांपल से हम लोग बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट जितना ज़्यादा होता है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होता है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना ज़्यादा होता है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो एड्सॉर्बेंट आके ज़्यादा उसके साथ चिपकेगा, और जितना ज़्यादा चिपकेगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन depends upon the surface area of the adsorbent, मतलब surface area of the adsorbent जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना कम होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना कम होगा, ठीक है। एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना कम होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना कम होगा। जैसे कि मैं अपना हाथ इस कंटेनर पे घुसा रहा हूँ तो मेरे हाथ पे ज़्यादा राइस आके चिपक रहा है, और दूसरा एक 2 साल का बच्चा उसके हाथ इस कंटेनर पे घुसा रहा है तो उसके हाथ पे कम राइस आके चिपक रहा है, और एक कंटेनर पे मैं अपना हाथ घुसा रहा हूँ तो उधर से ज़्यादा राइस आके मेरे हाथ पे चिपक रहा है, क्योंकि मेरा हाथ का सरफेस एरिया ज़्यादा है इसीलिए ज़्यादा एड्सॉर्बेट आके मेरे हाथ पे चिपक रहा है। और 2 साल का जो बच्चा है उसका हाथ का सरफेस एरिया कम है तो उसके लिए उसके हाथ पे कम एड्सॉर्बेट आके चिपक रहा है। तो उससे हम लोग बोल सकते हैं, इस एग्जाम्पल से हम लोग एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं, और वो कंक्लूजन है कि सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना कम होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना कम होगा, सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना कम होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना कम होगा, सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना कम होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना कम होगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना कम होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इतना कम होगा, बस खत्म। तो हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट, ठीक है। ओके, सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना ज़्यादा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा, सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट जितना कम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना कम। भाई आप खुद सोचो कि सरफेस एरिया ऑफ द अगर एड्सॉर्बेंट ज़्यादा है, मतलब जिसके ऊपर चिपक रहा है वो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा एड्सॉर्बेट आके चिपकेगा, और ज़्यादा एड्सॉर्बेट आके चिपकेगा मतलब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा है, और सरफेस एरिया अगर उसका कम है तो कम एड्सॉर्बेट आके चिपकेगा, और कम एड्सॉर्बेट आके चिपकेगा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, और एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना कम होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना कम होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूँ कि एड्सॉर्बेंट का अगर मैं फाइनली डिवाइडेड करके मतलब छोटा छोटा टुकड़ा लूँ तो एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा, या फिर एड्सॉर्बेंट का अगर मैं बड़ा टुकड़ा ले लेता हूँ तो एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा? क्या लगता है आप लोगों को? जैसे कि एक 2 कंटेनर पे NH3 गैस है, ठीक है, 2 कंटेनर पे NH3 गैस है, और आप लोगों को पता है कि NH3 गैस जो है वो चारकोल के ऊपर, रेड हॉट चारकोल के ऊपर जाके चिपक जाता है, रेड हॉट चारकोल के सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाता है, रेड हॉट चारकोल के सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाता है, ठीक है। ओके, रेड हॉट चारकोल के सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाता है, और एक दोनों कंटेनर पे मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ NH3 गैस लिया है, दोनों कंटेनर पे मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ NH3 गैस लिया है। एक कंटेनर पे हम लोगों ने बड़ा बड़ा चारकोल का टुकड़ा ऐड कर दिया, ठीक है, एक कंटेनर पे हम लोगों ने बड़ा बड़ा चारकोल का टुकड़ा ऐड कर दिया, और दूसरे कंटेनर पे हम लोगों ने चारकोल का जो क्या होता है चारकोल का जो
जो गुड़ा होता है, ठीक है, वो जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है, और चारकोल को हम लोगों ने ब्रेक करके ऐड किया है, ठीक है। दोनों कंटेनर पे इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल ऐड किया है। एक कंटेनर पे चारकोल का बड़ा बड़ा टुकड़ा ऐड कर दिया और दूसरे कंटेनर पे फाइनली डिवाइडेड चारकोल ऐड किया है, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड चारकोल ऐड किया है, ठीक है। एक कंटेनर पे हम लोगों ने चारकोल का बड़ा बड़ा टुकड़ा ऐड कर दिया और दूसरे कंटेनर पे फाइनली डिवाइडेड चारकोल ऐड किया है। तो किस कंटेनर पे या फिर किस तरीके का चारकोल ज़्यादा NH3 गैस एब्जॉर्ब करेगा, किस तरीके का चारकोल, मतलब जो फाइनली डिवाइडेड चारकोल है वो ज़्यादा NH3 गैस एब्जॉर्ब करेगा, या फिर जो चारकोल का बड़ा बड़ा टुकड़ा ऐड किया है वो ज़्यादा NH3 गैस एब्जॉर्ब करेगा? क्या लगता है आप लोगों को? मतलब किस तरीके का चारकोल ज़्यादा NH3 गैस एब्जॉर्ब करेगा, किस तरीके का चारकोल ज़्यादा NH3 गैस एब्जॉर्ब करेगा, या फिर किस कंटेनर पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, या फिर किस कंटेनर पे एब्जॉर्प्शन कम होगा? आप लोगों को क्या लगता है? तो इधर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप लोग खुद सोचो कि अगर हम लोगों ने फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस ऐड किया है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम लोगों ने फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस ऐड किया है, फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस छोटा छोटा टुकड़ा ऐड किया है, तो ज़्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, और ज़्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और बड़ा बड़ा टुकड़ा ऐड किया है मतलब कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है ना भाई, सही है ना। इसको हम लोग ऐसे ऐड कर देते हैं तो ये इतना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे टुकड़े में ऐड करें तो इसका जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो चारों तरफ क्या बोलते हैं, चारों तरफ फैला के रखेगा, ठीक है, चारों तरफ फैला के रखेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग फाइनली डिवाइडेड एब्जॉर्बेंट ऐड करें, ठीक है, अगर हम लोग फाइनली डिवाइडेड एब्जॉर्बेंट ऐड करें तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा कंपेयर टू द जो बड़ा एब्जॉर्बेंट अगर हम लोग ऐड करते हैं तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जितना होगा, अगर उससे उसके कंपेयर से अगर हम लोग फाइनली डिवाइडेड एब्जॉर्बेंट ऐड करें तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उससे बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। फाइनली डिवाइडेड एब्जॉर्बेंट फाइनली डिवाइडेड एब्जॉर्बेंट फाइनली डिवाइडेड एब्जॉर्बेंट फाइनली डिवाइडेड एब्जॉर्बेंट आर गुड adsorbent finely divided adsorbent are good adsorbent compared to the big piece of adsorbent compared to the big piece of adsorbent, ठीक है। साइंस ऐसा नहीं है कि बुक के लैंग्वेज पे ही लिखना पड़ेगा, जो आपको समझ आता है वही आप लिख दो, वही साइंस है, ठीक है। जो आपको समझ आ रहा है वही आप लिख दो, वही साइंस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बुक के लैंग्वेज पे लिखना पड़ेगा या फिर बुक का कोई कंडीशन ही लिखना पड़ेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो आपको समझ आ रहा है वही आप लोग दो, वही साइंस है। तो अगर आप लोग छोटा छोटा टुकड़ा ऐड करते हो या फिर छोटा छोटा पीस ऐड करते हो, एब्जॉर्बेंट का छोटा छोटा पीस ऐड करते हो या फिर फाइनली डिवाइडेड एब्जॉर्बेंट ऐड करते हो, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। और अगर आप लोग बड़ा टुकड़ा ऐड करते हो तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो उसका सरफेस एरिया कम होने के कारण उससे एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, उससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। अगर हम लोग फाइनली डिवाइडेड एब्जॉर्बेंट ऐड करते हैं तो वो होगा गुड एब्जॉर्बेंट कंपेयर टू द बिग पीस ऑफ एब्जॉर्बेंट, ठीक है। क्योंकि फाइनली डिवाइडेड एब्जॉर्बेंट गिव लार्जर सरफेस एरिया, फाइनली डिवाइडेड एब्जॉर्बेंट गिव लार्जर सरफेस एरिया, क्योंकि अगर हम लोग एब्जॉर्बेंट का छोटा छोटा टुकड़ा ऐड करते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, अगर हम लोग बड़ा टुकड़ा ऐड करते हैं तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, तो उसका सरफेस एरिया कम होने के कारण उससे एब्जॉर्प्शन भी कम होगा और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। अगर हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा ऐड करते हैं, छोटा छोटा एब्जॉर्बेंट का टुकड़ा ऐड करते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण उससे एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर हम लोग बड़ा टुकड़ा ऐड करते हैं तो उसका सरफेस एरिया कम होगा तो उससे एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। अगर हम लोग बड़ा टुकड़ा ऐड करते हैं तो उसका सरफेस एरिया कम होगा तो उससे एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। अगर हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा ऐड करते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा तो उससे एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा और उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फाइनली डिवाइडेड एब्जॉर्बेंट आर गुड एब्जॉर्बेंट कंपेयर टू द बिग पीस ऑफ एब्जॉर्बेंट बिकॉज फाइनली डिवाइडेड एब्जॉर्बेंट गिव लार्जर सरफेस एरिया, ठीक है, गिव लार्जर सरफेस एरिया, ओके। अच्छा, अगर देखो, अगर हम लोगों ने दो एब्जॉर्बेंट लिया, एक का सरफेस है प्लेन और दूसरे का सरफेस है रफ, ठीक है, दूसरे का सरफेस है रफ, तो किसका एब्जॉर्प्शन पावर, ठीक है, किसका एब्जॉर्प्शन पावर या फिर किसका एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होगा, जिस एब्जॉर्बेंट का सरफेस रफ है उस एब्जॉर्बेंट का एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होगा, या फिर जिस एब्जॉर्बेंट का सरफेस प्लेन है उस एब्जॉर्बेंट का एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होगा? क्या लगता है आप लोगों को? एक एब्जॉर्बेंट है जिसका सरफेस प्लेन है, ठीक है, ओके, एक एब्जॉर्बेंट है जिसका सरफेस प्लेन है और दूसरा एक एब्जॉर्बेंट है जिसका सरफेस रफ है, तो किस एब्जॉर्बेंट का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा? तो
अगर आप लोग प्रैक्टिकली सोचते हो तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। जिस एब्जॉर्बेंट के पास रफ सरफेस होगा, जिस एब्जॉर्बेंट के पास रफ सरफेस होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि रफ है तो रफ की वजह से थोड़ा सरफेस एरिया ज्यादा आ गया कंपेयर टू द प्लेन। ठीक है, जिस एब्जॉर्बेंट के पास प्लेन सरफेस है उसका सरफेस एरिया थोड़ा कम होगा, और जिस एब्जॉर्बेंट के पास रफ सरफेस है उस एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि रफ सरफेस की वजह से सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं रफ सरफेस एरिया, रफ सरफेस, ठीक है, रफ सरफेस विल हैव, ठीक है, रफ सरफेस विल हैव मोर सरफेस एरिया, रफ सरफेस विल हैव मोर सरफेस एरिया, ठीक है, रफ सरफेस विल हैव मोर सरफेस एरिया, ठीक है, रफ सरफेस विल हैव मोर सरफेस एरिया, ठीक है, रफ सरफेस विल हैव मोर सरफेस एरिया कंपेयर टू द प्लेन सरफेस, ठीक है, कंपेयर टू द प्लेन सरफेस, कंपेयर टू द प्लेन सरफेस, ठीक है, कंपेयर टू द प्लेन सरफेस, ठीक है, कंपेयर टू द प्लेन सरफेस, ठीक है, प्लेन सरफेस कंपेयर टू द प्लेन सरफेस, ठीक है, रफ सरफेस एरिया विल हैव रफ सरफेस एरिया विल हैव रफ सरफेस विल हैव more surface area compared to the plane surface, ठीक है, rough surface will have more surface area compared to the plane surface, ठीक है, that's why adsorbent having, adsorbent, ठीक है, that's why adsorbent having rough surface, ठीक है, will have more absorbing power, ठीक है, more absorbing power compared to the plane one, ठीक है, compared to the plane one, ठीक है, ओके ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई भी एक एड्जॉर्बेंट का रफ सरफेस होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और उसका एब्जॉर्बिंग पावर भी ज़्यादा होगा कंपेयर टू द प्लेन सरफेस, ठीक है, कोई भी एक एड्जॉर्बेंट का अगर रफ सरफेस होगा तो उसका एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और कोई भी एक एड्जॉर्बेंट का अगर प्लेन सरफेस होगा तो उसका एब्जॉर्बिंग पावर कम होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया भी कम होगा, क्योंकि रफ सरफेस होने से रफनेस की वजह से थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ जाता है इसलिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा बढ़ जाता है। और कोई भी एक एब्जॉर्बेंट का अगर प्लेन सरफेस होगा तो एब्जॉर्बिंग पावर थोड़ा कम जाता है क्योंकि सरफेस एरिया भी बहुत कम होता है, और अगर रफ सरफेस होता है तो एब्जॉर्बिंग पावर थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं रफ सरफेस होने से एब्जॉर्बेंट का एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होता है, और प्लेन सरफेस होने से एब्जॉर्बेंट का एब्जॉर्बिंग पावर कम होता है क्योंकि प्लेन सरफेस होने से सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है, प्लेन सरफेस होने से सरफेस एरिया कम होता है और रफ सरफेस होने से सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसीलिए एब्जॉर्बिंग पावर भी ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके। तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करता है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा होगा, ठीक है ना, जाहिर सी बात है ना, एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया अगर ज्यादा होता है तो ज्यादा एब्जॉर्बेंट आके उसके सरफेस पे चिपकेगा, और ज्यादा एब्जॉर्बेंट आके अगर उसके सरफेस के ऊपर चिपकता है, ज़्यादा एब्जॉर्बेंट आके अगर उसके सरफेस के ऊपर चिपकता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट जितना कम होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना कम होगा, ठीक है, ओके। सेकंड हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, ठीक है, 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 नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, ओके। अगर हम लोग जनरली जो होता है सॉलिड एब्जॉर्बेंट कंसीडर करें और गैसियस एब्जॉर्बेंट कंसीडर करते हैं 95% केस पे ऐसे ही होगा, 95% केस पे ऐसे ही होगा कि एब्जॉर्प्शन के जितने सारे फिनोमेना होता है उसमें एब्जॉर्बेंट होता है सॉलिड, मतलब जिसके ऊपर जाके चिपक रहा है एब्जॉर्बेंट वो होता है सॉलिड, ठीक है, जिसके ऊपर जाके चिपकता है और जिसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है सॉलिड, मतलब एब्जॉर्बेंट होता है सॉलिड, और जो जाके चिपक रहा है
वो होता है गैसियस, मतलब जो जाके चिपक रहा है या फिर एब्जॉर्बेट जो है वो है गैस, और जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर जिसके ऊपर जाके चिपक रहा है वो होता है सॉलिड। मतलब एब्जॉर्बेंट होगा सॉलिड और एब्जॉर्बेट होगा गैस, एब्जॉर्बेंट होगा सॉलिड और एब्जॉर्बेट होगा गैस। तो एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर या फिर एब्जॉर्बेंट के नेचर के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट जितना कम होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना कम होगा। वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी हम लोगों को पढ़ना होगा नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करता है वो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ओके, जनरली हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, जो हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक एब्जॉर्प्शन का जो सबसे बेसिक एग्जांपल है वो लिया था हम लोगों ने कि कोई भी एक गैस चारकोल के सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाता है या फिर कोयला के सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था सेकेंड वीडियो पे कि मेरा एक दोस्त ने कोयला खा लिया था, ठीक है, ओके, या फिर चारकोल खा लिया था, ठीक है, उसको पता नहीं था कि चारकोल है, उसको अच्छा लगा काला काला तो उसने खा लिया था, ठीक है। बाद में उसको पता चला कि इसका कोई टेस्ट नहीं है, तो ये तो खाने का चीज़ है ही नहीं, ठीक है, उसको पता नहीं अच्छा लगा, काला देखने से अच्छा लगा, पता नहीं, ओके, उसने सोचा कि कोई चॉकलेट होगा, कैंडी होगा, ठीक है, ओके। तो उसने चारकोल खा लिया था या फिर उसने कोयला खा लिया था, फिर उसको उसको तब छोटा था बहुत, तो हम लोगों ने जो बेसिक एग्जांपल देखा था, हम लोगों ने जो बेसिक एग्जांपल देखा था वो अभी पता है वो कोयला देखने से ही डर जाता है, ठीक है, उसका खौफ अभी भी है, उसने ऐसे पकड़ के खा लिया था, ऐसे करके घुसा दिया था, ठीक है, ओके। तो अभी भी वो कोयला से डरता है, इतना ज़्यादा उसको वो अभी भी इतना खौफ है, ओके। तो बेसिकली हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था अभी, बेसिकली हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि कोई भी गैस या फिर NH3 गैस या फिर O2 गैस या फिर CO2 गैस या फिर SO2 गैस, कोई भी गैस जाके चारकोल के सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, कोई भी गैस जाके चारकोल के सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, तो वो होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो होता है एब्जॉर्प्शन। चारकोल है एब्जॉर्बेंट और जो गैस जाके चिपकता है चारकोल के सरफेस के ऊपर, जो गैस जाके चिपकता है वो होता है एब्जॉर्बेंट। चारकोल होता है एब्जॉर्बेंट और जो गैस जाके चिपक रहा है वो है एब्जॉर्बेंट, जो गैस जाके चिपक रहा है वो है एब्जॉर्बेंट, और चारकोल के सरफेस के ऊपर चिपक रहा है उसलिए चारकोल है एब्जॉर्बेंट, चारकोल है एब्जॉर्बेंट। अब चारकोल तो सॉलिड है और जो गैस जाके चिपक रहा है वो गैस है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि 95% केस पे एब्जॉर्बेंट होगा सॉलिड और एब्जॉर्बेट होगा गैस, एब्जॉर्बेंट होगा सॉलिड और एब्जॉर्बेट होगा गैस, ओके। तो एब्जॉर्बेट अगर गैस होता है तो हम लोगों को कैसा गैस चाहिए, हम लोगों को गैस चाहिए जिस गैस के मॉलिक्यूल के बीच पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, जिस गैस के मॉलिक्यूल के बीच पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, जिस गैस के मॉलिक्यूल के बीच पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा उस गैस का वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, मतलब वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है मतलब वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने से एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर ज़्यादा जाके चिपकेगा, मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। कोई भी एक गैस के मॉलिक्यूल के अंदर अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है या फिर वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। कोई भी एक गैस के मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है या फिर वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। कोई भी एक गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है या फिर वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा जाके एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर चिपकेगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है ना कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है मतलब एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है मतलब एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर ज़्यादा जाके चिपकेगा, और ज़्यादा जाके चिपकेगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, ठीक है, ओके। तो कोई भी एक गैस के मॉलिक्यूल के अंदर अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, कोई भी एक एब्जॉर्बेट मतलब गैसियस जो एब्जॉर्बेट है, कोई भी एक गैसियस एब्जॉर्बेट्स के मॉलिक्यूल के अंदर अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है या फिर वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने से हम लोगों को क्या पता चलता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है मतलब एक दूसरे को खुद ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है मतलब एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके ज़्यादा चिपकेगा, और ज़्यादा चिपकेगा मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है मतलब एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के ऊपर जाके ज़्यादा चिपकेगा, और ज़्यादा चिपकेगा मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो एब्जॉर्बेट के जो गैसियस एब्जॉर्बेट है, गैसियस एब्जॉर्बेट के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा, गैसियस एब्जॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स है, गैसियस एब्जॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स है उन लोगों में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा है या फिर वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा है, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा मतलब एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके ज़्यादा चिपकेगा, और ज़्यादा चिपकेगा मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। तो
इसके लिए हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है और वो कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हर साल क्वेश्चन जी या फिर नीट पे आता ही है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर अबव व्हिच द टेम्परेचर above which a gas the temperature above which a gas can't be converted into liquid, ठीक है, can't be converted into liquid मतलब कोई भी एक गैस का ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वो लिक्विड पे कन्वर्ट नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। कोई भी एक गैस का ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वो लिक्विड पे कन्वर्ट नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। कोई भी एक गैस का ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वो लिक्विड पे नहीं कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, द टेम्परेचर अबव व्हिच ए गैस कांट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ दैट गैस। ठीक है, कोई भी एक गैस का ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वो लिक्विड पे कन्वर्ट नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। कोई भी एक गैस का ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वो लिक्विड पे नहीं कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और द मिनिमम टेम्परेचर इन व्हिच गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर इन व्हिच ए गैस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जिस टेम्परेचर पे जिस मिनिमम टेम्परेचर पे गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस मिनिमम टेम्परेचर पे गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल पे कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड पे कन्वर्ट नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और जिस मिनिमम टेम्परेचर पे गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल पे कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, तो डिफरेंट गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होगा। अब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का क्या रिलेशन है, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करता है, या फिर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन पे क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर 4-5 गैस आप लोगों को दिया जाए और उन लोगों का क्रिटिकल टेम्परेचर भी दिया जाए, या वो देने के बाद अगर आप लोगों को पूछता है कि किसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, किसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा, किस गैस का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट है, किस गैस का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लोएस्ट है, आप लोग कैसे प्रेडिक्ट करोगे? मैं आप लोगों को एक सिंपल ट्रिक्स बोल रहा हूँ। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, ओके, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच गैस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच ए गैस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब क्या है? गैस मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है मतलब एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा मतलब एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके ज़्यादा चिपकेगा, और एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके ज़्यादा चिपकेगा मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? जिस टेम्परेचर पे एक गैस लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाता है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब क्या है? कोई भी एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब क्या है? गैस के मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसलिए तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, कोई द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच, क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच ए गैस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच ए गैस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच ए गैस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। अब कोई भी एक गैस, द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच ए गैस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और द टेम्परेचर above which a gas can't be converted into liquid is known as critical temperature। जिस टेम्परेचर देने से एक गैस लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। या फिर जिस टेम्परेचर के ऊपर एक गैस लिक्विड पे नहीं कन्वर्ट हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब कोई भी एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब क्या है? मतलब गैस इजीली लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाएगा। ज़्यादा है मतलब गैस इजीली लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस इजीली लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाएगा मतलब गैस के मॉलिक्यूल के अंदर वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। गैस के मॉलिक्यूल के अंदर वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। अगर गैस के मॉलिक्यूल के अंदर वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो मतलब एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल को खुद की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है मतलब
एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्बेंट का गैसियस मॉलिक्यूल ज़्यादा चिपकेगा, और एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्बेंट का गैसियस मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा चिपकता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। और एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके गैसियस एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल अगर कम चिपकता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है। तो इसीलिए मैंने बोला जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस, ये मैं इरेज कर देता हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस ज़्यादा है मतलब उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है, ठीक है, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है, उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है, ठीक है। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब उसका वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। ये भी मैं एडिट कर देता हूँ, ये तो पिछले पॉइंट का है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, मतलब वो एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके ज़्यादा चिपकेगा, तो एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर ज़्यादा जाके चिपकेगा मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक जेई का क्वेश्चन था, इधर दिया है क्रिटिकल टेम्परेचर, इधर दिया है गैस, ठीक है, गैस इधर दिया है क्रिटिकल टेम्परेचर, CT लिख देता हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर आप लोग समझ जाओगे। तो 4-5 गैस दिया था, जैसा कि पहला एग्जांपल था SO2, दूसरा एग्जांपल था NH3, तीसरा एग्जांपल क्या था हलवा CO2, चौथा एग्जांपल था CH4, फिफ्थ एग्जांपल था CO, सिक्स्थ एग्जांपल था H2, ठीक है। ओके, इतने सारे गैस दिया था और इन लोगों का क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू भी दे दिया था। इन लोगों का क्रिटिकल टेम्परेचर SO2 का है 430, NH3 का है 406, CO2 का है 304, ठीक है। छी सर, आप भी देख के लिख रहे हो, आप लोगों को, आपको भी नहीं आता, छी सर। ओके, वैल्यू याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मुझे भी नहीं आता, ठीक है। ओके, CO का कितना है, CO का है 134 और H2 का है 33, अब आप लोगों को पूछा था किसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और किसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर किसका हाईएस्ट है, SO2 का, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। तो सबसे पहले तो SO2 आएगा, फिर कौन आएगा, फिर किसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट है, फिर है NH3 का, फिर है CO2 का, फिर है CH4 का 190, फिर कौन है, CO का है 134, सबसे लास्ट पे कौन आएगा, H2, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 33। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम है, ठीक है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम है, ठीक है। ओके, जैसे कि SO2 का हाईएस्ट है 430 है क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके लिए SO2 का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है। NH3 का फिर है, फिर CO2 का है, फिर CH4 का है, फिर CO का है, फिर H2 का है। वैल्यू याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू आप लोगों को दिया जाएगा, तो वो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब गैस के मॉलिक्यूल के अंदर वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब गैस इजीली लिक्विड पे कन्वर्ट हो सकता है, और गैस इजीली लिक्विड पे कन्वर्ट हो सकता है मतलब गैस के मॉलिक्यूल के अंदर वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है मतलब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को खुद की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा मतलब एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर ज़्यादा चिपकेगा, एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके ज़्यादा चिपकेगा मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। चलो ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा है, फिर H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है इसलिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम है। क्रिटिकल टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम है, और SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी हाईएस्ट है। SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी हाईएस्ट है, क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट है इसलिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी हाईएस्ट है, और H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर लोएस्ट है इसलिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी लोएस्ट है। ओके, चलो ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। ओके, देखो यूनिक स्टाइल है, ठीक है। ओके दो हाथ से काम करो,
लास्ट है क्या, लास्ट है आज का लास्ट टॉपिक टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करता है। ओके, आप लोगों को पता है जब कोई एक चीज दूसरी चीज के सरफेस के ऊपर चिपकता है तब कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है। जब कोई एक चीज जाके दूसरी चीज के सरफेस के ऊपर चिपकता है तब कोई ना कोई हीट रिलीज होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस व्हेन अ सब्सटेंस गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस देन सम हीट रिलीज्ड, ठीक है। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है ना, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हम लोगों ने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन पार्ट 2 पे पढ़ा था। अगर आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन पार्ट 1 या फिर एब्जॉर्प्शन पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो। छी सर, आप भी प्रमोशन करने लगे हो, ऐसा तो एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके, तो देखो तो टेम्परेचर, तो अगर हम लोगों को पता है जब कोई एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस के ऊपर अटैच होता है, जब कोई एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के ऊपर चिपकता है तब कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है। मतलब जब कोई एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस के ऊपर अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जब कोई एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस के ऊपर अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। व्हेन अ सब्सटेंस गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। व्हेन अ सब्सटेंस गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। जब कोई एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस के ऊपर अटैच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। When a substance get attached to the surface of another substance is known as absorption. जब एब्जॉर्प्शन होता है तब कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, तब कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, ठीक है। और जब यूनिट ग्राम, यूनिट मास ऑफ एब्सॉर्बेट, यूनिट ग्राम नहीं, यूनिट मास ऑफ एब्सॉर्बेट, जैसा कि 1 ग्राम, यूनिट मास ऑफ एब्सॉर्बेट, यूनिट मास ऑफ एब्सॉर्बेट जब एब्सॉर्बेंट के ऊपर जाके चिपकता है तब जो हीट रिलीज होता है, तब जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ओके, यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट जाके एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर चिपकता है, यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट जाके एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर चिपकता है तब जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट जाके अगर एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर चिपकता है, यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट जाके एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर अगर चिपकता है, यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट जाके एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर चिपकता है तब जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट जाके एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर अगर चिपकता है, यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट जाके अगर एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर चिपकता है तब जो हीट रिलीज होता है, तब जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तब जो हीट रिलीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब मेरा बोलने का फायदा यही है कि जब कोई एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है तब कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, तब कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन जब होता है तब कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, तो उस कंडीशन पे ऑलरेडी हीट रिलीज हो रहा है। जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तब ऑलरेडी कुछ हीट रिलीज हो रहा है। वो हम लोगों को पता है कि केमिकल एब्जॉर्प्शन पे ज़्यादा हीट रिलीज होगा और फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे कम हीट रिलीज होगा, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, एक चीज़ जाके दूसरी चीज़ के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है ड्यू टू वीक वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, इसीलिए कम हीट रिलीज होता है। जब कोई एक चीज़ जाके दूसरी चीज़ के सरफेस के ऊपर अटैच होता है ड्यू टू वीक वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स तब कम हीट रिलीज होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन का हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो। और जब केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, जब कोई एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस के ऊपर अटैच होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। और केमिकल एब्जॉर्प्शन जब होता है तब ज़्यादा हीट रिलीज होता है, तब ज़्यादा हीट रिलीज होता है, मतलब केमिकल एब्जॉर्प्शन का हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है और फिजिकल एब्जॉर्प्शन का हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है। जब कोई एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस के ऊपर अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू टू वीक वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और जब कोई एक चीज़ जाके दूसरी चीज़ के सरफेस के ऊपर अटैच होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसलिए ज़्यादा हीट रिलीज होगा, इसलिए केमिकल एब्जॉर्प्शन का हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे कोई एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस के ऊपर बैठ रहा है ड्यू टू वीक वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है ना, इसलिए कम हीट रिलीज होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का वैल्यू कम होता है और केमिकल एब्जॉर्प्शन पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का वैल्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन पे तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए केमिकल एब्जॉर्प्शन पे ज़्यादा हीट रिलीज होता है, या फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है इसलिए कम हीट रिलीज होगा और हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का वैल्यू कम होगा, ठीक है। पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो या फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन, हीट तो दोनों जगह पे रिलीज हो रहा है ना, तो हीट तो दोनों जगह पे रिलीज हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो जिस प्रोसेस पे हीट रिलीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब हीट रिलीज होता है एब्जॉर्प्शन पे, कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है एब्जॉर्प्शन पे, कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, ठीक है। मतलब एब्जॉर्प्शन पे
एड्जॉर्प्शन पे कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो या फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन, कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है। तो कुछ ना कुछ हीट रिलीज होगा मतलब कुछ ना कुछ हीट रिलीज होगा मतलब ऑलरेडी हीट रिलीज हो रहा है। जब कोई एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है तब ऑलरेडी हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए एब्जॉर्प्शन विल नॉट बी फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। ऑलरेडी हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, फेवरेबल at high temperature, it will not be favorable, it will not be favorable at high temperature। ऑलरेडी हीट रिलीज हो रहा है, उस कंडीशन पे अगर आप लोग ज़्यादा हीट देते हो या फिर ज़्यादा टेम्परेचर देते हो वो थोड़ी ना फेवरेबल होगा। अगर आप लोग खेल के आते हो, फिर आप लोगों को ऑलरेडी खेल के आने के बाद तो आप लोग ऑलरेडी हीट रिलीज कर रहे हो ना, आप लोग तो टायर्ड होते हो, आप लोग तो हीट रिलीज करते हो क्योंकि आप लोगों का तब स्वेटिंग हो रहा है, तो आप लोग ऑलरेडी हीट रिलीज कर रहे हो। उस कंडीशन पे अगर आप लोगों को और हीट दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग खुश नहीं होगे, आप लोग और अनस्टेबल बन जाओगे। तो उस कंडीशन पे आप लोग खेल के आने के बाद आप लोग क्या करते हो, आप लोग फैन चला देते हो या फिर ठंडा पानी खाते हो, पीते हो, खाते नहीं हो, बंगाली जनरली बंगाली जो है वो जल खाता है जैसे कि मैं, ठीक है, पर जल तो नहीं खाते या फिर पानी तो नहीं खाते हैं ना, पानी तो पीते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का एक बुरी गंदी आदत है, हम लोग जल खा लेते हैं ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, तो मैं बोल रहा था तो आप लोग जब खेल के आते हो तब आप लोग क्या करते हो, ठंडा पानी पीते हो या फिर फैन चला देते हो या फिर एसी चला देते हो, क्यों, तब ऑलरेडी आप लोग का स्वेटिंग हो रहा है या फिर ऑलरेडी आप लोग हीट रिलीज कर रहे हो। तो आप लोगों का टेंडेंसी क्या होता है, आप लोगों का टेंडेंसी होता है किसी ना किसी तरीके से टेम्परेचर कम करने का, मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम करने का, या फिर आप लोगों को कोल्ड या फिर ठंडा, मतलब ठंडा होने का आप लोग ट्राई करते हो, ठीक है। तो क्योंकि ऑलरेडी आप हीट रिलीज कर रहे हो तो आप लोग थोड़ी ना और गर्म होना चाहोगे, आप लोग तो चाहोगे ना ठंडा होने का, मतलब आप लोग ठंडा होने का कोशिश करोगे। सेम तरीके से जब कोई एक चीज़ जाके दूसरी चीज़ के सरफेस के ऊपर अटैच होता है, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हो या फिर केमिकल रिएक्शन के वजह से हो, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हो या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से हो, जब कोई एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस के ऊपर अटैच होता है तब कुछ ना कुछ हीट रिलीज होता है। तो इसीलिए एड्जॉर्प्शन इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब एड्जॉर्प्शन पे हीट रिलीज होता है, इसीलिए एड्जॉर्प्शन जो है वो एड्जॉर्प्शन जो फिनोमेना है, it will not be favorable at high temperature, it will not be favorable at high temperature, it will be favorable at low temperature, it will be favorable at low temperature, it will be favorable at low temperature। मतलब अगर आप लोग टेम्परेचर कम रखते हो तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और अगर आप लोग टेम्परेचर ज़्यादा रखते हो तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा, ठीक है। ओके, इधर मैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लिख देता हूँ, इधर मैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लिख देता हूँ, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लिख देता हूँ, और इधर मैंने लिख देता हूँ टेम्परेचर, इधर मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर, ठीक है। ओके, ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक और ग्राफ है और ये एक और ग्राफ है, ए बी सी। अब आप लोगों को प्रिडिक्ट करना है, तीन ऑप्शन है, एक है 373 केल्विन, दूसरा है 473 केल्विन या फिर 437 केल्विन, और तीसरा है 560 केल्विन, ठीक है। 373 केल्विन, 437 केल्विन एंड 560 केल्विन। आप लोगों को बोलना है कि कौन सा ग्राफ 373 केल्विन के लिए है और कौन सा ग्राफ 437 केल्विन के लिए है और कौन सा ग्राफ 560 केल्विन के लिए है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अगर टेम्परेचर कम रखते हो तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा रखते हो तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रखते हो तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम रखते हो तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि जब कोई एक चीज़ जाके दूसरी चीज़ के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है तब ऑलरेडी हीट रिलीज हो रहा है, मतलब जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तब ऑलरेडी हीट रिलीज हो रहा है। उस कंडीशन पे अगर आप लोग ज़्यादा हीट दे देते हो तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। तो उस कंडीशन पे आप लोगों को हीट कम रखना है या फिर टेम्परेचर कम रखना है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जिस कंडीशन पे, मतलब एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा कराना है तो आप लोगों को टेम्परेचर कम रखना है, और अगर एब्जॉर्प्शन कम कराना है तो आप लोगों को टेम्परेचर ज़्यादा रखना है। तो अगर आप लोग टेम्परेचर कम रखते हो तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और अगर आप लोग टेम्परेचर ज़्यादा रखते हो तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा, ठीक है। ओके, इस बार देखो किधर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, किधर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। मेरे हिसाब से ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इस पे, ये जो ग्राफ है इस पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, इस पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, ठीक है, इस पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। और बी जो ग्राफ है इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सेकंड है, और सी जो ग्राफ है इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे लोएस्ट है, ठीक है। सी जो ग्राफ है, देखो एक पॉइंट, एक टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट पकड़ लेते हैं, एक टेम्परेचर को मान लो, ये टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट पकड़ लिया, इस टेम्परेचर पे देखो सी का जो ग्राफ है उस पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे कम है, उसके रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे कम है, और बी का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सेकंड पे है, और ए का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट है, ए का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट है। तो मैंने क्या बोला था, अगर टेम्परेचर कम होता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट होगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लोएस्ट होगा, ठीक
ठीक है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट होगा, तो ए होगा 373 केल्विन के लिए, और सी होगा, मतलब सी पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे कम है, सी पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे कम है, तो सी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, सी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, मतलब 560 केल्विन है। मतलब टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन के 3 फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। एक होता है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, दूसरा होता है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, और तीसरा होता है टेम्परेचर। तो तीनों फैक्टर के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करते हैं, या फिर किस तरीके से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तीनों फैक्टर के ऊपर तीनों फैक्टर चेंज कराने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कैसे चेंज होते हैं, या फिर तीनों फैक्टर के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम लोग सेपरेट तरीके से प्रेशर के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करते हैं, प्रेशर के ऊपर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करते हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग एब्जॉर्प्शन को खत्म कर लेंगे, अगले वीडियो में हम लोग एब्जॉर्प्शन को खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, एब्जॉर्प्शन खत्म करने में मुझे 4 वीडियो लग गया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन खत्म करने पे मुझे 4 वीडियो लग गया। अगर मैं चाहता था तो एब्जॉर्प्शन 10 मिनट पे भी पढ़ा सकता था, और 10 मिनट पे पढ़ाने से क्या होता, आप लोग तो खुश हो जाते, पर जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता ना, उससे कुछ नहीं होना था। ना जेई होने वाला था, ना नीट होने वाला था, ना बोर्ड का क्वेश्चन भी होने वाला था। इसीलिए हम लोगों को जो पढ़ना है, फुल डेप्थ, फुल कॉन्सेप्ट और इलाबोरेटली पढ़ना है। 10 मिनट पे ऊपर ऊपर से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो लोग बोलता है ना कि 10 मिनट पे नीट हो जाता है, 10 मिनट पे जेई क्लियर हो जाता है, वो सारे बकवास है। उन लोगों के चक्कर पे मत आइए, और डिटेल्स पे इलाबोरेटली सारे कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट का कोई वो नहीं है, मतलब सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता है शॉर्टकट ट्रिक्स ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग एब्जॉर्प्शन खत्म कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का जो सेशन है, या फिर नेक्स्ट वीडियो का जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, या फिर नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक आने वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग 2 बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फ्रोइनलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड लैंगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब फ्रोइनलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? फ्रोइनलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर के रिलेशन के बारे में हम लोग को आइडिया देते हैं। मतलब प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर, अगर हम लोग सॉलिड एब्जॉर्बेंट लेते हैं एंड गैसियस एब्जॉर्बेट लेते हैं, तो गैसियस एब्जॉर्बेट के ऊपर अगर हम लोग प्रेशर देते हैं, या फिर प्रेशर बढ़ा देते हैं, प्रेशर इंक्रीज करा देते हैं, या फिर प्रेशर डिक्रीज करा देते हैं, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे चेंज करेगा, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के ऊपर प्रेशर का कैसे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो उसके बारे में हम लोगों को आइडिया देता है फ्रोइनलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रोइनलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? मतलब वो एक साइंटिस्ट था फ्रोइनलिच, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर के बारे में हम लोग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर का जो रिलेशन है उसके बारे में हम लोग को आइडिया दिया था। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं फ्रोइनलिच एब्जॉर्प्शन। एंड आइसोथर्म क्या है? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में उन्होंने रिलेशन निकाला था, इसीलिए उन्होंने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट पकड़ा था। तो आइसो मतलब क्या है? सेम। थर्म मतलब क्या है? टेम्परेचर। तो उन्होंने क्या किया था? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर के बारे में रिलेशन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच पे रिलेशन मतलब उन्होंने निकाला था, ठीक है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच पे उन्होंने रिलेशन निकाला था, इसलिए उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट पकड़ा था। इसीलिए हम लोग बोलते हैं फ्रोइनलिच, बिकॉज इट्स फॉर्मूला वाज गिवन बाय मिस्टर फ्रोइनलिच। और एब्जॉर्प्शन के बारे में था, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में था, इसीलिए फ्रोइनलिच एब्जॉर्प्शन। और आइसोथर्म क्यों? क्योंकि उन्होंने रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर के बारे में, प्रेशर के बीच में रिलेशन निकाला था, इसीलिए उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट पकड़ा था। तो आइसो मतलब सेम, टेम्परेचर मतलब थर्म, तो इसीलिए फ्रोइनलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सेम तरीके से लैंगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, दूसरा एक साइंटिस्ट था लैंगमुइर, उन्होंने भी क्या किया था? टेम्परेचर को कांस्टेंट पकड़ा था, टेम्परेचर को कांस्टेंट पकड़ा था, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में उन्होंने भी रिलेशन निकाला था। तो वो भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और 2 इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और ये दोनों पार्ट से, मतलब फ्रोइनलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड लैंगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट या फिर जेईई पे आता है, जो हम लोग अगले वीडियो पे कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एंड टिल दैट, टेक केयर, गुड बाय, टाटा एंड बी सेफ एंड स्टे हैप्पी। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग मेरे साथ डायरेक्ट बात कर सकते हो, डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो, तो मैं देखता हूँ। तो चलो लेट्स क्रैक इट, एक साथ क्रैक करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो बोलते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो चलो करते हैं सफ़र, एक साथ सफ़र करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, और टिल दैट पढ़ते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए। तो टेक केयर, टाटा, गुड बाय, लव यू।